नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना, यूट्यूब के साकार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सहकारी समितियों के पुनर्कार्यकारी समिति के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र की समीक्षा के संबंध में विस्तृत चर्चा करूँगा। सहकारी समितियों की पुनर्कार्यकारी समिति के लिए जो निर्वाचन के लिए जो नामांकन होता है, उसकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसकी समीक्षा करना, उसका स्क्रूटनी करना। यह एक कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को इसमें अत्यंत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि समीक्षा से संबंधित कोई भी आदेश, उनको मुखर आदेश पारित करना है और मुखर आदेश की प्रति 5 रुपये की राशि जमा करके उसकी अभिप्रमाणित प्रति संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। और प्रायः होता है कि जो सरकारी समितियों का निर्वाचन होता है, पुनर्कार्यकारी समिति का निर्वाचन होता है, वह बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 के अंतर्गत उस निर्वाचन परिणाम को चुनौती दी जाती है सक्षम न्यायालय के समक्ष, जो कोऑपरेटिव का न्यायालय होता है। और कई बार न्यायिक प्रक्रिया के सुनवाई के क्रम में संबंधित अभिलेख की मांग की जाती है न्यायालय द्वारा, जिसमें स्क्रूटनी से संबंधित नामांकन पत्र की समीक्षा से संबंधित अभिलेख भी हो सकता है। मेरे कहने का मकसद है कि जो भी निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जो 2012 में ही बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्राथमिक सहकारी समितियों के संदर्भ में या केंद्रीय सहकारी समितियों के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिसूचित कर दिया है, तो उन्हें वर्तमान में तो हमारे यहाँ पैक्स का चुनाव भी चल रहा है, जो प्राथमिक सहकारी समिति का ही एक रूप है। तो नामांकन पत्र की समीक्षा के संबंध के दिन जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्हें हर संभव सतर्कता बरतनी चाहिए। अब मैं यह चीज़ बता देना चाहूँगा कि प्रपत्र E2 में जो आपने उसके नीचे जो संलग्न विहित प्रपत्र में निर्वाचन पदाधिकारी जो नामांकन पत्र की समीक्षा के लिए समय, तिथि और स्थान निर्धारित किया है, उसकी के अनुरूप समीक्षा की जानी है। इस पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन, अध्यक्ष हो या प्रबंध समिति का पद हो या कोई अन्य पद हो, उसके लिए योग्यताएं क्या है। कौन सा व्यक्ति जो सहकारी समिति के मतदाता सूची में जिसका नाम है, परंतु वह सहकारी समिति के पुनर्कार्यकारी समिति, जब मैं पुनर्कार्यकारी समिति की चर्चा करता हूँ तो इसमें अध्यक्ष पद भी शामिल है, अध्यक्ष अन्य पद भी शामिल है, पुनर्कार्यकारी समिति के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। इसके पहले मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित की धारा 44 ख की धारा 3 का जिक्र करूँगा, जिसमें योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। परंतु यह योग्यताएं जो वर्णित हैं, उसमें यह चर्चा है कि यह अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों से संबंधित है। कहने का अभिप्राय है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत पैक्स, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक आते हैं। और लगभग मिलती जुलती योग्यताएं बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के नियम 23(1) में वर्णित है, जो सभी सहकारी समितियों पर लागू होती है, जो सभी सहकारी समितियों की पुनर्कार्यकारी समिति के निर्वाचन पर लागू होती है। तो स्वाभाविक है कि मैं जो बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के नियम 30 के उपनियम 1 के अंतर्गत प्रबंध समिति के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने की जो योग्यता है, उसकी चर्चा करूँगा। पहली योग्यता के रूप में उल्लेख है कि वह व्यक्ति संबंधित सहकारी समिति का सदस्य न हो। जाहिर है कि जो व्यक्ति संबंधित सहकारी समिति का सदस्य नहीं होगा, वह नामांकन कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि जो पैक्स है, प्राथमिक कृषि साख समिति है, उसमें सदस्य के साथ साथ सदस्य होने का भी प्रावधान किया गया है। सदस्य वह है जो जिसने 1 रुपया प्रवेश शुल्क के रूप में मात्र अदायगी की हो, और सदस्य वह है जो
जिसने प्रवेश शुल्क के रूप में ₹1 और शेयर कम से कम 1 शेयर के रूप में ₹10 की 1 शेयर की राशि के रूप में ₹10 की अदायगी संबंधित सहकारी समिति के संबंधित पैक्स के खाता में किया हो। तो जाहिर है कि पैक्स की प्रबंधकारिणी के निर्वाचन में सदस्य अभ्यर्थी नहीं हो सकते, वे मतदाता हो सकते हैं, प्रस्तावक एवं समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब मैं चर्चा करता हूँ बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के रूल 23 की सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो पहला क्लॉज है उसमें सदस्य होने की अनिवार्यता है, तो इसमें यह अनिवार्य है कि वो सदस्य हो, सदस्य नहीं हो पैक्स के संदर्भ में। अब जो दूसरी योग्यता निर्धारित है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। दूसरी योग्यता में यह उल्लेख है कि वह व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि को जिस सोसाइटी के लिए वह प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन के लिए वो अभ्यर्थी है या नामांकन दाखिल करना चाहता हो, तो नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि को वह उस सोसाइटी से लिए गए किसी ऋण का व्यतिक्रमी नहीं हो, अथवा उस सोसाइटी का कोई अन्य बकाया उस पर नहीं हो, अथवा किसी अन्य सोसाइटी का बकाया उस पर नहीं हो। रूल 23 का एक प्रोविज़न है, व्यतिक्रमी होने की बात करता है, व्यतिक्रमी को योग्यता के संदर्भ में चर्चा करता है। इसी संदर्भ में मैं माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा 2014 में एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में, अयोग्यता की श्रेणी में तभी आएगा जब सक्षम प्राधिकार 41 के तहत कोई निर्णय पास करे, पारित करे। इसी क्रम में 2019 में मुझे याद है कि वह पत्रांक 4990 था, 4990 दिनांक 28/5/2019 रजिस्ट्रार महोदया ने एक पत्र निर्गत किया था। यह पत्र निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में संलग्न है। साथ ही जो योग्यताएं हैं नियमावली में वर्णित वह भी निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में संलग्न है। अध्याय 5 में की शुरुआत में ही दिया गया है। तो निबंधक के पत्र में यह था कि प्रक्रिया निर्धारित की गई थी कि कोई योग्यता की श्रेणी में कैसे आएगा। तो उसमें चर्चा की गई थी कि सहकारी समितियां विशेषकर जो पैक्स है वो 2 प्रकार के ऋण देता है। पैक्स के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनका पत्र था। 2 प्रकार का ऋण देता है, एक किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरा कैश क्रेडिट ऋण। तो किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में मैं फिर व्यतिक्रमी वह कब होगा, तो इस संदर्भ में मैं फिर रूल की ओर लौटता हूँ। रूल 23 नियम 23 का उपनियम 1 है, वह कहता है कि 3 महीना से अधिक या विधियों में निर्धारित अवधि से अधिक वह व्यतिक्रमी नहीं हो। पैक्स की विधि में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए रूल की विधि जो है 3 महीने से अधिक व्यतिक्रमी नहीं हो। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो किसान क्रेडिट कार्ड जब ड्यू हो जाता है, चुकाने की अवधि आ जाती है, तो उस अवधि में यदि उसने चुकाया नहीं और उसके बाद भी 3 महीने की अवधि तक नहीं चुकाया तो वो डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आएगा, वो डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आएगा। ये तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो गई। उस पत्र में उस व्यक्ति के साथ साथ समिति को भी डिफ़ॉल्टर माना गया है, लेकिन समिति के डिफ़ॉल्टर होने की चर्चा जब हम केंद्रीय सहकारी समिति और शीर्ष या राज्य स्तरीय सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी की निर्वाचन करेंगे तो वहाँ ज़्यादा प्रासंगिक होगा, या व्यक्ति की चर्चा ज़्यादा उचित है। अब इसमें कहा गया है कि दूसरा कहा गया है कि सहकारी सोसाइटी या पैक्स जो है सरकारी पैक्स को कैश क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अमूमन यह धनाधि प्राप्ति कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाता है कैश क्रेडिट ऋण। और कैश क्रेडिट ऋण की अदायगी में यदि संबंधित पैक्स उसके पदधारक असफल होते हैं तो वे डिफ़ॉल्टर माने जाएंगे, बशर्ते उन्हें सक्षम प्राधिकार डिफ़ॉल्टर घोषित करते हैं। इस समय इस पत्र में 3 अधिनियम के 3 धारा की चर्चा है। एक सेक्शन 40 की चर्चा है, सेक्शन 41 की चर्चा है, सेक्शन 48 की चर्चा है। मैं सबसे पहले सेक्शन 40 पर आता हूँ। सेक्शन 40 की सरचार्ज का प्रोविजंस करता है। समझने के लिए यह है संक्षेप में कि यदि प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष या प्रबंधकारिणी समिति कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं
जो पैसा खर्च करते हैं जो अधिनियम, नियमावली और विधि में स्वीकृत नहीं है, अथवा संबंधित सरकारी सोसाइटी की राशि का गबन कर लेते हैं, तो यह उनके लिए एक हर्ता कारण बन सकता है। क्योंकि सेक्शन 41 है जो हमारा, सेक्शन 40 जो है वो हमारा जो ऑडिट विंग है, हर एक ज़िला में हमारा ऑडिट विंग है, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होते हैं, उनके साथ ऑडिटर संलग्न होते हैं। तो जो ऑडिट होता है उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में सरचार्ज केस फाइल करते हैं कि संबंधित अमुक अमुक व्यक्ति ने नाम सहित नियमों के विरुद्ध जाकर इतनी राशि खर्च किया है या इस राशि का गबन कर लिया है और इसके लिए वे जिम्मेवार हैं। और यह सरचार्ज के सब सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में जमा किया जाता दायर किया जाता है। अमूमन रजिस्ट्रार के न्यायालय में दायर होता है। रजिस्ट्रार उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने यहाँ जो अधिकारी हैं सचिवालय में एडिशनल रजिस्ट्रार होते हैं, सचिवालय में भी ज्वाइंट रजिस्ट्रार हुए, डिप्टी रजिस्ट्रार रैंक के ऑफिसर हैं। साथ ही जो फील्ड में हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार पदस्थापित हैं हर एक प्रमंडल में, उनके यहाँ भी हस्तांतरित होता है। तो हमारे जो नियमावली में कहा गया है, नियमावली में इसकी आगे भी चर्चा की गई है योग्यता के रूप में, लेकिन मैं यहाँ व्यतिक्रमी के संदर्भ में चर्चा कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा। योग्यता के संदर्भ में जब कहा गया उसकी चर्चा फिर मैं आगे बढ़ूँगा तक करूँगा कि सरचार्ज केस इस्टेब्लिश्ड हो गया, किसी पर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया और केस अंगीकृत हो गया, तो वह योग्यता की श्रेणी में आएगा और उतनी राशि उस पर मानी जाएगी, बकाया मानी जाएगी नामांकन की तिथि के दिन। अब फिर सेक्शन 40 की मैंने चर्चा कर दी सरचार्ज केस की। इसकी सरचार्ज केस की फिर मैं आगे भी चर्चा करूँगा। मैं अभी निबंधक के पत्र के आलोक में इसकी चर्चा कर रहा हूँ। फिर एक सेक्शन 41 है। सेक्शन 41 हमारे यहाँ है, उसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि यदि किसी सरकारी समिति ने सरकार से कोई ऋण लिया है या ऋण की राशि, शेयर की राशि प्राप्त की है या सरकार ने उसके द्वारा ली गई ऋण की गारंटी दी है, और यदि वो ऋण अदायगी में चूक कर रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है जो समिति के हित में नहीं है, तो प्रायः इस अधिकार का उपयोग जिला सहकारिता पदाधिकारी ही करते हैं। यहाँ सक्षम पदाधिकारी के श्रेणी में जिला सहकारिता पदाधिकारी आएंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी उस समिति के प्रबंधकारिणी समिति को सुनवाई का मौका देंगे, और सुनवाई के मौका के बाद लगेगा कि उसमें तथ्य नहीं है तो वे समिति के सुपरसेशन का आदेश पारित करेंगे, अधिक्रमण का आदेश पारित करेंगे, और ये आदेश में वे अंकित कर देंगे कि इस समिति के सभी प्रबंधकारिणी के सभी सदस्य या अध्यक्ष या कुछ सदस्य निर्धारित अभी जो 5 साल से अधिक नहीं होगी के लिए निर्वाचन के योग्य ठहराए जाते हैं, तो वे निर्वाचन की योग्यता की श्रेणी में आएगा। उदाहरण के लिए किसी डीसीओ ने 2021 में कोई आदेश पारित किया और उसमें 41 के तहत, और उसने कहा कि नहीं, संबंधित समिति के अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी के सभी सदस्य निर्वाचन लड़ने होती 5 साल तक योग्य माने जाएंगे, तो जाहिर है कि इस चुनाव के लिए, इस पैक्स चुनाव के लिए वह योग्यता की श्रेणी में आ जाएगा और चुनाव में अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह आदेश मात्र 2 साल के लिए हो, जो तो 2023 समाप्त हो जाएगा, तो इस चुनाव में भी अभ्यर्थी हो सकते हैं। सेक्शन 41 हो गया, सक्षम पदाधिकारी डीसी हो गए। एक सेक्शन 48 है जिसके अंतर्गत अवार्ड केस दायर किया जाता है। सेक्शन 48 है जिसके अंतर्गत अवार्ड केस दायर किया जाता है। ये अवार्ड केस रजिस्ट्रार के न्यायालय में दायर होता है। रजिस्ट्रार द्वारा फिर ट्रांसफर किया जाता है अपने अध्यक्ष न्यायालय में, जो सचिवालय स्तर पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार या फिर प्रमंडल स्तर पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो सकते हैं। इस अवार्ड केस के अंतर्गत भी यदि संबंधित समिति, प्राय यह भी कैश क्रेडिट ऋण को डिफ़ॉल्ट करने के लिए दायर किया जाता है संबंधित सोसाइटी द्वारा। अमूमन आजकल पैक्स के संदर्भ में डीसीसीबी द्वारा, जिला केंद्रीय सरकारी बैंक द्वारा दायर किया जाता है। अवार्ड केस में यदि संबंधित पदधारकों, अध्यक्ष सहित अन्य पदधारकों या केवल अध्यक्ष के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री दे दी जाती है, तो यह भी योग्यता की श्रेणी में आएगा। लेकिन मैं यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नामांकन की तिथि के पूर्व यदि इस तरह की राशि को संबंधितों द्वारा जमा कर दिया जाता है, तो फिर अयोग्यता विलोपित हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन नामांकन की तिथि तक व्यतिक्रम लेने का है। और एक बात यह भी है जो निर्वाचन पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा सेक्शन 40 है, उसमें जो सक्षम न्यायालय का निर्णय हुआ उसके विरुद्ध माननीय मंत्री सहकारिता के न्यायालय में अपील हो सकती है, और यदि सहकारिता मंत्री के न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उलट दिया या उसमें स्थगन आदेश पारित कर दिया, तो अयोग्यता विलोपित हो जाएगी।
इसी तरह 41 के संदर्भ में भी अपील माननीय मंत्री सहकारिता के न्यायालय में हो सकती है, और सहकारिता मंत्री के न्यायालय ने यदि डीसीओ के आदेश को उलट दिया या स्थानादेश दे दिया, उसमें स्टे कर दिया, तो अयोग्यता की श्रेणी में नहीं रहेगा। यह बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। 2 स्टे है। सेक्शन 48 में यदि आदेश पारित हुआ तो फिर जाता है रजिस्ट्रार के यहाँ अपील करता है, लेकिन सेक्शन 40 और 41 में जो अधिकार है वो माननीय मंत्री को ही सुनने का है, उस पर स्टे दे सकते हैं या फैसले को उलट भी सकते हैं। तो यह चर्चा कर दी 2 के संबंध में। मैंने सेक्शन 2 में जो रूल 23 का पहला है कि सदस्य नहीं हो तो अयोग्य होगा, दूसरा कि वह जिस सोसाइटी का निर्वाचन लड़ना चाहता है उसका व्यक्तिकर्मी हो या उसका कोई अन्य बकायेदार हो, तो अन्य बकायेदार में भी अवार्ड, सरचार्ज या फिर 41 के तहत कोई ऑर्डर पास हुआ हो, अयोग्यता के लिए वो आएगा। और फिर 48 के तहत 48 सरचार्ज अवार्ड 48 के तहत हो गया, या किसी अन्य सोसाइटी का बकायादार हो या ऋण उसका बाकी हो, तो इसकी चर्चा मैंने की। इसको देख लेने की ज़रूरत है। अब उसके बाद तीसरा जो क्लॉज है, जो हम उसको क की चर्चा कर दी, ख की अब ग के रूप में उसको हम ले सकते हैं। वो कहता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध अवार्ड की सरचार्ज की कार्रवाई लंबित नहीं हो। सरचार्ज मैंने पहले भी चर्चा की आपको बकाया के संदर्भ में। एक बार मैं फिर सरचार्ज की चर्चा करता हूं कि यह सरचार्ज के बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में दायर होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ दायर होता है, रजिस्ट्रार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब सरचार्ज केस में है कि सरचार्ज केस मात्र दायर हो जाना ही वो योग्यता की निशानी नहीं है। सरचार्ज केस में अमूमन होता है कि उसकी सुनवाई की जाती है। सुनवाई में यदि दोनों पक्ष की सुना जाता है और यह समझा गया कि नहीं, जिस व्यक्ति पर सरचार्ज हुआ है उसका पक्ष तर्क संतोषप्रद नहीं है, तो उस पर कार्रवाई को इनिशिएट करके अंगीकृत किया जाता है। ऑर्डर शीट में लिखा जाता है कि इस निर्णय को अंगीकृत किया, इस सरचार्ज को अंगीकृत किया गया और यह भी अयोग्यता की श्रेणी में आ जाएगा। इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सरचार्ज प्रोसीडिंग जब एक्सेप्ट हो जाए, अंगीकृत हो जाए, तभी इसको अयोग्यता की श्रेणी रखा जाएगा। या इसको भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। प्रोसीडिंग को भी जो रूल्स का प्रोविजन है उसको देख लेना चाहिए। एक प्रोविज़न वह है और है जो अमूमन प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन उसमें रूल्स में प्रोविज़न किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का सोसाइटी से लिए गए ऋण अथवा उसमें किए गए निवेश को छोड़कर उसके द्वारा किसी के संविदा में या किसी लेन देन में या संपत्ति की खरीद बिक्री में उसका हित सन्निहित हो, तो वह पदाधिकारी समिति के पदधारक होने के लिए नामांकन करने के लिए अयोग्य है, नामांकन नहीं कर सकता है। एक अन्य जो नियम का में चर्चा है 23 में, उसकी भी चर्चा मैं करूँगा। वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी सोसाइटी के व्यवहार से संबंधित कोई मामला न्यायालय में लंबित हो और न्यायालय ने उस पर संज्ञान ले लिया हो, तो वह अयोग्यता की श्रेणी में आएगा। सोसाइटी के व्यवहार से संबंधित मामला किसी अन्य मामला की बात नहीं है, यहाँ सोसाइटी के व्यवहार से संबंधित मामले पर संज्ञान की बात है। तो मैंने अयोग्यता की चर्चा कर दी ताकि निर्वाचन पदाधिकारी एक बार स्वयं मेरी चर्चा के अलावा जो निर्वाचन पदाधिकारी हस्त पुस्तिका में अध्याय 5 में दिया गया है रूल 23 को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उन्हें थोड़ी सुविधा होगी नामांकन की समीक्षा के समय। हो सकता है ऐसा संदर्भ आए तो समझ लेंगे, तो उनको सुविधा होगी, एक बार उसका जरूर अवलोकन कर देंगे। अब है कि अब मैं नामांकन के प्रक्रिया पर, नामांकन की जो प्रक्रिया है मैं उस पर पुनः वापस लौटता हूँ। अब है कि नामांकन पद की समीक्षा के लिए जो कोटिवार एवं पदवार लिस्ट तैयार किया जाएगा समीक्षा क्रम में, कोटिवार पदवार लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले जब आप समीक्षा में जाएंगे, मैंने चर्चा कर दिया कि कोटिवार एवं पदवार उसका लिस्ट तैयार करके समीक्षा किया जाना है। अब एक चेक लिस्ट है, बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जो हस्त पुस्तिका दी है, निर्वाचन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका, और उसमें जो नामांकन पत्र से संबंधित प्रपत्र है उसके साथ एक घ में प्रपत्र घ करके एक चेकलिस्ट है। तो उस चेकलिस्ट के आलोक में ही मैं समीक्षा
की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि यदि आप नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो जो प्रपत्र घ का चेकलिस्ट है उसके आलोक में उसकी एक बार जाँच कर लें प्राप्त करते ही समय, ताकि यदि कोई उसमें विसंगति हो, चेकलिस्ट के अनुरूप नहीं हो, तो संबंधित अभ्यर्थी से कहकर उसमें सुधरवा लें। यदि वो सुधार करने के लिए तैयार नहीं हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो उसको एक्सेप्ट कर लें। यदि उस समय आप सुधरवा लेंगे नामांकन लेने के समय तो आपको समीक्षा में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। अब इस चेक लिस्ट में क्या है इसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। इस चेक लिस्ट में जाँच करना है कि क्या नामांकन जो विहित प्रपत्र है प्रपत्र E2 में दिया गया है कि नहीं, पहला यह जाँच कर लेना है। दूसरा यह जाँच करना है कि जो प्रपत्र E2 में अभ्यर्थी ने अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, पता, आधार संख्या आदि अंकित किया है कि नहीं, इसको देखना है। फिर देखना तीसरी चीज़ यह देख लेना है कि अभ्यर्थी ने उस पद का जिक्र किया है कि नहीं, उस पद का नाम अंकित किया कि नहीं जिस पद के लिए वो अभ्यर्थी है, जिस पद के लिए वो चुनाव लड़ना चाहता है, इसको भी जीतने के लिए देख लेना है। उसके बाद अगला देख लेना है कि उसने उस संबंधित समिति का नाम अंकित किया कि नहीं जिसके लिए वो अभ्यर्थी है। हो सकता है कि प्रखंड में बहुत सारी सरकारी समितियों का चुनाव हो रहा हो या बहुत सारे पैक्सों का चुनाव हो रहा हो, तो जिस पैक्स के चुनाव के लिए या जिस सरकारी समिति के चुनाव के लिए वो अभ्यर्थी होना चाहता है उसका जिक्र स्पष्ट रूप से प्रपत्र E2 में होना चाहिए, इसको भी देख लेने की ज़रूरत है। दूसरा देख लेना है कि जो अभ्यर्थी का जो नामांकन मतदाता सूची में जो क्रमांक है उस क्रमांक को उसने सही अंकित किया है कि नहीं, उसको देख ले। यदि अंकन गलत किया होगा तो उसको सुधरवा लेने की ज़रूरत है। इसी तरह से उसका प्रस्तावक और समर्थक हैं, उनका मतदाता सूची में जो क्रमांक है उसका अंकन सही ढंग से किया गया है कि नहीं, और प्रस्तावक और नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है कि नहीं, प्रस्तावक और समर्थक का हस्ताक्षर है कि नहीं, अभ्यर्थी ने कोई वैधानिक कागज़ जो पहचान करे, आधार कार्ड या फिर अन्य कोई दस्तावेज, उसको लगाया है कि नहीं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। खासकर प्रस्तावक और समर्थक के संदर्भ में कोई आधार कार्ड या कोई वैधानिक कार्ड उसने लगाया है कि नहीं, इसको देखने की जरूरत है। अभ्यर्थी ने तो आधार कार्ड लगाया ही है, प्रस्तावक समर्थक के लिए भी जरूरी है कि आधार कार्ड या कोई अन्य वैधानिक कार्ड जो पहचान को स्थापित करता है उसका संलग्न है कि नहीं नामांकन पत्र के साथ। फिर यह भी देख लेना है कि क्या नामांकन पत्र के अंत में अभ्यर्थी की घोषणा अंकित है कि नहीं, तथा उस घोषणा पर अभ्यर्थी ने अपना हस्ताक्षर तिथि के साथ अंकित किया है कि नहीं, इसको भी देख लेने की जरूरत है। चेक लिस्ट में इसका भी उल्लेख है, इससे बहुत सहूलियत हो जाती है। फिर यह भी देख लेना है कि क्या प्रपत्र ग में जो अभ्यर्थी के मतदाता होने की घोषणा है उसको संलग्न किया गया है कि नहीं, इसको भी देख लेने की ज़रूरत है। फिर देख लेने की ज़रूरत है कि प्रपत्र क में जो शपथ पत्र है उसमें वांशिक सूचनाएं अंकित हैं कि नहीं। फिर यह देख लेने की ज़रूरत है कि उस पर क्या उस सूचनाएं पर जो प्रपत्र क में उसने समर्पित किया है शपथ पत्र, उस पर अभ्यर्थी का और गवाह का हस्ताक्षर है कि नहीं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। और फिर यह भी देखना है कि क्या आरक्षित पदों के लिए किसी ने नामांकन किया है तो उसने सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में लगाया है कि नहीं। सक्षम पदाधिकार की मैं चर्चा करता हूं तो सक्षम पदाधिकार से मेरा अभिप्राय है प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी, किसी भी सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति। अब वह यदि किसी भी अभ्यर्थी को 2 सेट में नामांकन करने की स्वतंत्रता है, किसी भी एक पद का 2 सेट में नामांकन दे सकता है वह, तो जो एक उसकी मूल प्रति होनी चाहिए और दूसरे में संलग्न में भी देखना होगा कि फोटो स्टेट है तो उसको मिलान करके देखना होगा कि वह सही है कि नहीं, यह भी बहुत ज़रूरी है उसका। उसके बाद एक चीज़ और देख लेनी स्क्रूटनी के समय, नामांकन के समय स्क्रूटनी पर है कि आरक्षित वर्ग की श्रेणी में उन्हीं लोगों ने द्वारा आरक्षण किया गया है ना जो आरक्षण का जिनके लिए आरक्षण मान्य है। ऐसा नहीं है कि आरक्षित वर्ग के लिए किसी आरक्षित वर्ग से इतर किसी ने नामांकन तो नहीं कर दिया है, इसकी भी जांच करने के लिए इसके लिए भी जरूरत है। अब एक चीज़ यह भी हो सकती है कि देखना है कि विहित नामांकन शुल्क की रसीद संलग्न है कि नहीं। विहित नामांकन शुल्क प्रायः एना रसीद के रूप में ही आता है या अन्य कोई रूप हो, तो वह संलग्न है कि नहीं। और जो राशि अनुमान्य है, जैसे अध्यक्ष पद के लिए 1000 है और आरक्षित सामान्य कोटि के लिए 1000 है और आरक्षित कोटि महिला सहित 500 रुपया,
तो किसी भी अभ्यर्थी को 2 सेट में नामांकन करने की छूट है। तो एक सेट में वो मूल प्रति लगाएगा और दूसरे सेट में स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी लगा देगा, तो उसको मान लिया जाएगा शुल्क की अदायगी के रूप में। अब हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी हो, जैसे अध्यक्ष पद के लिए कोई महिला हो तो नॉमिनेशन करना चाहती हो, तो ठीक है, महिला ने को तो 500 रुपये अदा करना है, उनको कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, आरक्षित कोटि SC ST हों, EBC हैं, OBC हैं, उस कैटेगरी के लोग, वह पुरुष हो या महिला हो, आरक्षण करना चाहते, नॉमिनेशन करना चाहते हो, नामांकन करना चाहते हो अध्यक्ष पद के लिए, तो उन्हें अपने मूल जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी स्वहस्ताक्षरित करके लगाना होगा, ताकि उन्हें नामांकन शुल्क में रियायत मिल सके। मैं अध्यक्ष पद की चर्चा कर रहा हूँ, ताकि उन्हें 500 रुपये में ही वो अध्यक्ष पद का नामांकन का जो शुल्क है उसमें उनको 500 रुपये की रियायत मिल सके। यह स्थिति हो गई। अब यह देख लेना है कि अभ्यर्थी की अयोग्यताओं के बारे में, क्या अभ्यर्थी अयोग्यताओं के अधीन है या नहीं है, इसकी भी थोड़ी सी समीक्षा होनी चाहिए, इसको भी देख लेने की जरूरत है। यह भी देखना है कि क्या अभ्यर्थी को भूतकाल में उसके द्वारा निर्वाचन व्यय समर्पित नहीं किए जाने के कारण बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अयोग्य तो नहीं घोषित किया गया है। इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यह भी देखना है कि प्रपत्र ख में अभ्यर्थी के द्वारा सभी जानकारी दी गई है कि नहीं, या प्रपत्र ख का संबंध अभ्यर्थी के बायोडाटा से है। यह भी देख लेना है कि नामांकन व्यक्तिगत रूप से दाखिल किया गया है कि नहीं, और नामांकन के समय उसके प्रस्तावक और समर्थक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं कि नहीं, इसको भी इंश्योर करने की जरूरत है। अब है कि चेकलिस्ट की चर्चा कर दी, या चेकलिस्ट प्रपत्र घ में संलग्न है, इसको भी आप अपने स्तर से भी देख लें, जांच कर लें। जो नामांकन करना चाहते हैं या नामांकन की प्रक्रिया से संबंध है, सरकारी अधिकारी हों या जो इंडिविजुअल हैं जो नॉमिनेशन करना चाहते हों, इस चेकलिस्ट को देख लें। इस चेकलिस्ट से उनको नामांकन पत्र के दाखिल करने के समय यदि कोई त्रुटि हो तो उसको सुधरवाने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ स्क्रूटनी करने में भी हमको मदद मिलेगी, क्योंकि चेकलिस्ट में वो आप येस और नो का चिन्ह लगाते जाएंगे, जो जितना मैंने डिटेल में चर्चा किया है, इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अब है कि मैंने पिछले अंक में चर्चा किया था कि जो भी नामांकन होगा उसके शाम में 3 बजे के बाद प्रपत्र ई में संबंधित नामांकन पदाधिकारी पदवार एक सूची प्रकाशित करेंगे कि इस पद के लिए इन लोगों ने नामांकन किया है और इन्होंने अपनी यह ब्यौरा दिया है। इस पर यदि कोई चाहे तो स्क्रूटनी के तिथि के 1 दिन पहले अपनी आपत्ति दे सकता है, यह प्रावधान किया गया है। अब स्क्रूटनी के समय में होना चाहिए कि यदि आपत्ति करें तो आपत्तिकर्ता को आपको यह देखना है कि आपत्तिकर्ता समिति के वैध मतदाता है कि नहीं। आपत्ति नामांकन पर आपत्ति कर रहा है कोई, तो उसको देखना होगा कि समिति का वैध मतदाता है कि नहीं। और आपत्तिकर्ता को अपने आवेदन में यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस अभ्यर्थी के और किस पद के विरुद्ध उसकी आपत्ति है। आपत्तिकर्ता को साक्ष्य भी संलग्न करना होगा, यदि कोई आपत्ति दे रहा है तो उसको साक्ष्य भी संलग्न करना होगा। इस चीज़ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जब आपत्ति प्राप्त हुआ तो जो संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको भी पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए, और आपत्ति की सुनवाई के समय संबंधित अभ्यर्थी अपने प्रस्तावक एवं समर्थक के साथ उपस्थित हो सकते हैं, उनको अधिकार देना चाहिए। तो आपत्तिकर्ता को समिति का मतदाता होना चाहिए, उसको यह स्पष्ट करना चाहिए अपनी आपत्ति में कि किस व्यक्ति के विरुद्ध दाखिल नामांकन के विरुद्ध वो आपत्ति कर रहा है, उसको आपत्ति के साथ साक्ष्य भी संलग्न करना है, और साथ ही जो जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई है उस अभ्यर्थी को सुनवाई का मौका देना जरूरी है। अब निर्वाचन पदाधिकारी के लिए बेहतर होगा कि वो जैसे जैसे नामांकन प्राप्त होता जाए तो शाम में एक समीक्षा कर लें और एक सूची बना लें, और यदि ज़रूरत हो तो संबंधितों को उसमें नोटिस भी इशू करते हैं, यदि समिति को भेजना है तब, या जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजना है तो। और एक कागज़ मैंने खाका तैयार कर लें कि क्या स्क्रूटनी के दिन क्या क्या स्थिति हो सकती है। अब यह नामांकन पदाधिकारी की सुविधा के लिए है, क्योंकि नोटिस निर्गत करेंगे तो समय चूँकि उनके स्क्रूटनी के लिए कम मिलता है, तो उनको निर्णय लेने में सहूलियत होगी। अब यदि मामला आपत्ति अधिनियम नियमावली और विधि संबंधित हो तो उसमें भी जिला सहकारिता पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त कर सकते हैं, या संबंधित समिति से मूल अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। आपत्ति पर उनको मुखर आदेश पारित करना होगा, मैंने पहले भी कहा, और संबंधित व्यक्ति 5 रुपये की राशि अदाई करके उसका उसकी प्रति वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए
और दूसरा है कि अब जो समीक्षा की जाएगी, जो स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा वह पदवार की जाएगी। पदवार हिफाजत वे में नहीं है, उसको पदवार करना है। जैसे अध्यक्ष का आएगा, अध्यक्ष कई समितियों में उपाध्यक्ष भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, कोषाध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन पैक्स में तो अमूमन अध्यक्ष ही होते हैं। तो पहले जो एकल पद है उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद समान कोटि से प्रबंध समिति के सदस्यों के नामांकन की समीक्षा होगी। पहले अध्यक्ष क्या नामांकन की समीक्षा होगी, जितना भी अध्यक्ष है, जैसा क्रमानुसार आपने दिया है नॉमिनेशन के अनुसार, उसके हिसाब से क्रमानुसार आप समीक्षा करेंगे। दूसरा होगा कि सामान्य कोटि के प्रबंध समिति के सदस्यों का जो नामांकन है उसकी समीक्षा होगी। उसके बाद फिर हमारे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो नामांकन आया है प्रबंधकारिणी समिति के लिए, उसकी समीक्षा होगी। पहला अध्यक्ष पद की समीक्षा, जो भी नामांकन है। दूसरा सामान्य कोटि के जो पद हैं, 5 पद हैं, उसकी समीक्षा। फिर SC ST कोटि की जो पद हैं उनकी समीक्षा। फिर होगी पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के नामांकन की समीक्षा, और फिर पिछड़ा वर्ग के नामांकन की समीक्षा। मतलब कहने का मतलब है कि अध्यक्ष पद के नामांकन की समीक्षा के बाद सामान्य कोटि का जो पद है, अमूमन टैक्स में तो 5 पद है, उसकी समीक्षा होगी। उस पर जो नामांकन पड़े हैं उसकी समीक्षा होगी। उसके बाद फिर हम जो SC ST कैटेगरी के 2 पद हैं उनकी समीक्षा होगी। उसके बाद फिर अति पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए जो 2 पद प्रबंधकारिणी के लिए सुरक्षित हैं उनकी समीक्षा होगी। और फिर अंत में जो पिछड़ा वर्ग कोटि के प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए नामांकन पड़ा है उसकी समीक्षा होगी। लेकिन प्रत्येक कोटि में महिला अभ्यर्थियों की नामांकन की समीक्षा पहले होगी। इसको एकदम ध्यान में देने की ज़रूरत है इसको, कि पहले महिला अभ्यर्थी के नामांकन की समीक्षा हम पहले करेंगे, आपको यह संज्ञान लेना है। और समीक्षा करने का अधिकार RO और DO डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर दोनों को है। निर्वाचन पदाधिकारी भी कर सकते हैं, उप निर्वाचन पदाधिकारी भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अस्वीकृत करने का अधिकार केवल RO को है। उप निर्वाचन पदाधिकारी एक खाका तैयार कर एक टिप्पणी दे सकते हैं यदि कोई उसमें अस्वीकृति की स्थिति हो, लेकिन मुखर आदेश होगा उस पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पास होगा और उनका हस्ताक्षर होगा, तिथि रहेगा, उस पर उनका मुहर भी लगेगा मुखर आदेश का। मैंने पहले ही कहा कि समीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के प्रस्तावक और समर्थक उपस्थित हो सकते हैं। अब समीक्षा के क्रम में कुछ बातें और हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी कि आप अलग से एक पुर्जा करके अपना पुर्जा तैयार कर लें और संबंधितों को यदि जरूरी है तो उनको आप सूचना प्रेषित कर दें, DCO को भेज दें, संबंधित समिति को भेज दो, आप थाना को भेज सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपराधिक मामले के संबंध में आपको कोई जानकारी लेनी हो तो संबंधित थाना से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि नामांकन पत्र किस स्थिति में अस्वीकृत होगा। देखिए, निर्वाचन पदाधिकारी को नामांकन पत्र अस्वीकृत करने में बहुत सावधानी बरतने होना चाहिए और ये अंतिम उपाय होना चाहिए। अंतिम पहला है कि यदि अभ्यर्थी का नामांकन बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 या बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली या फिर के अंतर्गत नहीं है तो उसको आप अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आश्वस्त होना होगा कि हाँ यह है कि नहीं। दूसरा है कि यदि अभ्यर्थी ने किसी नामांकन किया और उसके प्रस्तावक या समर्थक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्वाइट नेचुरल है कि उसका नामांकन रद्द हो जाएगा। क्वाइट नेचुरल है कि उसका नामांकन नहीं है या प्रस्तावक समर्थक का नाम नहीं है, प्रस्तावक समर्थक का हस्ताक्षर नहीं है, इस स्थिति में उसका नामांकन रोक सकता है। एक अन्य बात यह है कि नामांकन पत्र के साथ जो कागज़ संलग्न करना है, यदि वह कागज़ संलग्न नहीं है तो उस स्थिति में भी उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है। जैसे प्रपत्र क में शपथ पद से संबंधित सूचनाएं, फिर आरक्षित पदों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, दूसरे यदि 2 सेट में नामांकन किया गया है तो दूसरे सेट में अभिप्रमाणित छाया प्रति, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अभी एक चीज़ मैंने पहले भी चर्चा कर दी कि यदि SC ST या EBC या OBC भिन्न कैटेगरी के व्यक्ति उस कैटेगरी में नामांकन कर देते हैं जो संबंधित कैटेगरी है तो वह भी अस्वीकृति का आधार होगा। अब मैंने पद SC ST के लिए रिजर्व है प्रबंधकारिणी का 2 पद, उसमें किसी सामान्य कैटेगरी के ने या किसी EBC ने नॉमिनेशन कर दिया, EBC के कैंडिडेट ने, तो नामांकन अस्वीकृति का आधार होगा। मतलब जो कैटेगरी का पद है, जो 2 पद रिजर्व है इसी अथी के लिए SC ST के लिए,
तो उसमें उसी कैटेगरी का नॉमिनेशन होना चाहिए लोगों द्वारा। फिर 2 पद अति पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व है, पदकारिणी का आरक्षित है, तो उसमें उसी कैटेगरी का होना चाहिए। और फिर यदि 2 पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है पदकारिणी का, तो उसी पद के लिए आरक्षित होना चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए। इसी तरह 2 पद महिला के लिए रिजर्व है सामान्य कोटि में, तो महिला का ही आरक्षण होना चाहिए। इसी तरह फिर तीनों कैटेगरी में SC ST EBC या OBC में एक पद महिला के लिए आरक्षित है, तो महिला का ही आरक्षण होगा। इस नियम का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसका भी नामांकन अस्वीकृत किया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ मैं चर्चा कर देना चाहूँगा कि यदि कोई अभ्यर्थी हैं जो 2 सेट में नामांकन दाखिल करते हैं, 2 सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं, तो किसी खास पद के लिए उनको 2 सेट में नामांकन दाखिल करने की छूट है। तो 1 सेट में उनका नामांकन हो सकता है कि अस्वीकृत हो जाए, और वही नामांकन उनका पत्र अस्वीकृत हो जाए किसी त्रुटि के कारण, जो इस नामांकन पत्र में नामांकन शुल्क की मूल रसीद लगी हुई हो। तो यदि उन्होंने दूसरे सेट में नामांकन किया है और उसमें मूल रसीद की 6 प्रति लगाई है और उसका वह नामांकन पत्र यदि सही माना जाता है, तो नामांकन पत्र स्वीकृत माना जाएगा और उसके आधार पर संबंधित अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई रोक नहीं है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब लिपिकीय या मुद्रण संबंधी कोई भूल हो तो उसके कारण नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अपने पेज 37 और 38 में जो निर्वाचन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका है, उसमें उसने बहुत डिटेल में बताया है कि लिपिकीय भूल किस श्रेणी में आएगा और उसके आधार पर ही मात्र नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान देने की बात है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है और वह उसने नामांकन पत्र में मतदाता सूची में नाम उसका रामचंद्र प्रसाद सिंह है, मतदाता सूची में उसने रामचंद्र सिंह करके हस्ताक्षर कर दिया, तो यह रद्द होने का आधार नहीं बनेगा। इस चीज़ को नामांकन रद्द होने का आधार नहीं बनेगा। इस चीज़ को निर्वाचन पदाधिकारी को या उप निर्वाचन पदाधिकारी को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि कभी कभी जो किसी अभ्यर्थी के प्रस्तावक समर्थक हैं, उनका नाम और क्रमांक में मतदाता सूची में उनके क्रमांक में और जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर पर साइन किया उस क्रमांक में थोड़ी सी भिन्नता हो, तो उसको मिलाकर संतुष्ट हो जाना चाहिए की भिन्नता को, क्रमांक की भिन्नता को, और उसके आधार पर नामांकन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान हो जाए। उनको लगे निर्वाचन पदाधिकारी को नहीं कि क्रमांक में गलती हो गई है, वही व्यक्ति है जिसका मतदाता सूची में नाम है, जो प्रस्तावक समर्थक बना है, तो मात्र इस आधार पर उसको रद्द नहीं करना चाहिए यदि पहचान स्थापित हो जाए तो। एक चीज़ और है, एक चीज़ हमको लग रहा है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि स्क्रूटनी के समय अभ्यर्थी या उनका प्रस्तावक या समर्थक कोई उपस्थित होता है, तो मात्र इस आधार पर नामांकन को रद्द नहीं किया जा सकता है। कोई आकस्मिक परिस्थिति आ सकती है। मैंने पहले ही कहा कि प्रस्तावक और समर्थक एक बार यदि अपना हस्ताक्षर कर देते हैं और निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन के समय उपस्थित हो जाती हैं, तो फिर वह इनकार नहीं कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने नामांकन पत्र पर प्रस्तावक और समर्थक नहीं बने हैं। तो मात्र इस अनुपस्थिति के आधार पर नामांकन को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि कोई भी निर्वाचन पदाधिकारी मात्र इस आधार पर किसी का नामांकन रद्द नहीं कर सकते हैं कि उसने जो शपथ पत्र दायर किया है उसमें अपने विरुद्ध जो आपराधिक दर्ज मामला है उस पर उसको छिपा लिया है। मात्र इस आधार पर उसका नामांकन रद्द नहीं हो सकता है। यह प्राधिकार के पत्र में बड़ा स्पष्ट है, इसको आपको देखने की जरूरत है। और बहुत होगा तो उस पर भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धारा पर प्राथमिक दर्ज होगा, लेकिन शपथ पत्र में आपराधिक मामलों को छिपा लेने के आधार पर उसका नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है। इसमें भी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इसने माननीय उच्च न्यायालय ने एक 2015 में एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के आलोक में ही ये व्यवस्था की गई है कि मात्र इसके आधार पर किसी का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बार बार आता है, किसी भी व्यक्ति का नामांकन इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि उसको जो संबंधित सहकारी संस्था है, वित्तीय सहकारी संस्थान है, उसका नो ड्यूज उसको नहीं लगा हुआ है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट की बात अब समाप्त हो गई है। अब नामांकन पत्र के साथ सहकारी वित्तीय संस्थान का नो ड्यूज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी आप ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नो ड्यूज के आधार पर नहीं करेंगे। मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि किसी व्यक्ति का नामांकन यदि किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न मामले में कोई आपराधिक कार्रवाई हो, उसमें संज्ञान ले लिया गया हो, तो उसके आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।
और रद्द तभी होगा जब सहकारी सोसाइटी से संबंधित व्यवहार से संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो और उस संज्ञान की सर्टिफाइड कॉपी उसके सामने में उपस्थित होती है आपत्ति क्रम में, तभी उस पर देखा जा सकता है। अब एक नॉमिनेशन के में एक आपत्ति यह भी आ सकती है कि वह व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है। तो डिफ़ॉल्टर के संबंध में तो हमने बहुत चर्चा कर दिया। डिफ़ॉल्टर के संबंध में जो पहले सक्षम प्राधिकार का आदेश उसको देखना चाहिए, ये आदेश है कि नहीं। और सबसे बड़ा तो जो मतदाता सूची में जो योग्यता कॉलम है उसमें उसका इंगित होना चाहिए। तो लेकिन ये इंगित नहीं है और यदि कोई इस पर आपत्ति करता है तो उसको देखना होगा निर्वाचन पदाधिकारी को ये सक्षम प्राधिकार का आदेश है कि नहीं डिफ़ॉल्टर को, तो तभी वो निर्णय ले सकता है। कहने का अर्थ है कि नामांकन पत्र अस्वीकृत करने में के संदर्भ में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैंने विस्तृत रूप में इसकी चर्चा की है और मैंने तो चर्चा की ही है। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी से कि जो बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जो निर्वाचन पदाधिकारी हस्त पुस्तिका निर्गत की है, जो आपको उपलब्ध कराई है, वो पब्लिक डोमेन में भी है, बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के साइट पर भी है, उसका अवलोकन किया जाए और इस संबंध में नामांकन से की समीक्षा के संबंध में यदि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसके समाधान की जरूरत हो तो उस पुस्तिका का सहारा लिया जाए। मैंने आपके याद के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी सुविधा के लिए इन सभी तथ्यों की चर्चा की है। रूल 23 का भी उसमें जिक्र है, चेकलिस्ट भी है और कैसे नामांकन की स्क्रूटनी में क्या क्या परिस्थिति आ सकती है उसकी भी चर्चा की है। एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा कि नामांकन पत्र की समीक्षा में अत्यंत ही सावधानी बरतें। पहले तो आप नामांकन पत्र प्राप्त करने के समय में ही सावधानी बरतें और जो चेकलिस्ट प्रपत्र घ में समर्पित है उसके आधार पर नामांकन पत्र की आप जाँच कर लें और यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो सुधार कर लें। यदि कोई सुधार नहीं करता है तो फिर उसको आधार बनाकर आप नामांकन पत्र की समीक्षा करें और नामांकन पत्र की समीक्षा के क्रम में आप यदि कोई आपत्ति आई है तो आपत्ति मतदाता ही देगा, उसको साक्ष्य लगाना होगा और जिस अभ्यर्थी के विरुद्ध आपत्ति है उसको सुनवाई का मौका दें। सुनवाई के समय उसका प्रस्तावक और समर्थक भी रह सकता है। यदि अधिनियम और नियमावली की बात हो तो उसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी का परामर्श प्राप्त करें और जो आपराधिक मामले छुपाने की बात है तो उसमें संबंधित थाना से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पुनः स्पष्ट कर दूंगा कि शपथ पत्र पे कोई आपराधिक मामला उसने छुपा लिया हो तो इस बात के आधार पर उसका नामांकन पत्र रद्द नहीं किया सकता। आज के अंक में इतना ही। मैं फिर अगले अंक में मिलूँगा। कोशिश करूँगा कि निर्वाचन से संबंधित 2 एपिसोड में और प्रस्तुत करूँ। उसके बाद मेरी योजना है कि मैं जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम है, हमारे यहाँ जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 है या बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 है या फिर बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1959 है, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 है या फिर उसकी जो नियमावली है या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अधिनियम है, इन सब के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा विभिन्न अंकों में आपसे करूँ। तो तत्काल मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 अंक मैं निर्वाचन से संबंधित डालूँ, सहकारी समिति के निर्वाचन से संबंधित ही अपलोड करूँ वो लेकिन आगे के अंकों में मेरी योजना है कि इन अधिनियमों और नियमावली की विस्तृत प्रावधानों की क्रमबद्ध ढंग से आपसे चर्चा करूँ ताकि जो सहकारिता के विद्यार्थी हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं या सहकारी समिति के सदस्य हैं या पदधारक हैं, उनको नियम कानून की जानकारी हो सके और अनजाने में उनसे कोई गलती नहीं हो। धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और निर्वाचन की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत निर्वाचन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका का अवलोकन करें। धन्यवाद।